नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे द्वैध शासन प्रणाली के दोषों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के भारतीय शासन एवं राजनीति पुस्तक के सिलेबस का हिस्सा भी है और एमए में भी जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसके सिलेबस का ये पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन, चाहे वो टीचर्स का हो, बैंक का हो, नेवी का हो, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, उसमें इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज चर्चा करते हैं द्वैध शासन की कमियों के बारे में। दरअसल द्वैध शासन प्रणाली जो थी 1919 के भारत शासन अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान थी, जिसमें प्रांतों का जो शासन था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भारतीय मंत्रियों के हाथ में था। तो यानी शासन को, जो प्रांतीय शासन था, दो भागों में बंटवारा कर दिया गया और इसलिए इसे नाम दिया गया द्वैध शासन प्रणाली। अब ये द्वैध शासन प्रणाली जो थी ये आंशिक उत्तरदायी शासन की दिशा में उठाया गया कदम था और 1 अप्रैल 1921 से भारत के जो 8 प्रांत थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, इनमें इसको लागू कर दिया गया। 1932 को में इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी लागू किया गया और लगभग 16 साल तक यह प्रयोग किया गया। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। गवर्नर और जो भारतीय मंत्री थे उनके बीच निरंतर विवाद होते रहे और 16 सालों में ये बात स्पष्ट हो गई कि ये योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया। अब द्वैध शासन की असफलता के कारण क्या है, इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे कोपलैंड और अप्पादोरॉय जो ऐसे विचारकों का मानना है कि कांग्रेस और जो स्वराज दल था, इन दोनों ने जो शासन के सामने अवरोध पैदा किया उसके कारण ये सफल नहीं हुआ। आपको विदित हो कि स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में चित्तरंजन दास व पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने धारा सभाओं में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन के गलत कार्यों का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये द्वैध शासन की जो योजना थी उसके लिए कांग्रेस और स्वराज्य दल को दोष देना ठीक नहीं है, बल्कि उसकी बजाय इस शासन प्रणाली के अंदर ही जो अंतर्निहित दोष थे वो इसकी असफलता का मुख्य कारण बने थे। उसे कारण थे जिसके कारण द्वैध शासन असफल हुआ। तो उसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं अंतर्निहित दोष। यानी इसका जो शुरू से जो निर्माण था, जो संगठन था, उसके सिद्धांत में ही कमी थी। क्योंकि कोई भी जो शासन है उसको संचालित करने के लिए शासन के अंगों में एकता, सहयोग और समन्वय होना चाहिए। लेकिन यहाँ शासन का बंटवारा दो अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर दिया था जो परस्पर विरोधी थी। जैसे पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन जो हुआ तो शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जो भारतीय मंत्री था वो व्यवस्था करने में असफल रहा, क्योंकि धार्मिक कोष से संबंधित जो मंत्री था उसने आवश्यक व्यवस्था नहीं की। तो शासन के जो दो रक्षित और जो हस्तांतरित विषयों का ये जो विभाजन किया और उनको भारतीय मंत्रियों और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के अधीन जो किया, तो दोनों प्रकृति से बिल्कुल अलग अलग थे। तो ये व्यवस्था सिद्धांत ही दोषपूर्ण थी। दूसरी जो बात है वो जो विषयों का जो बंटवारा किया, विभागों का जो बंटवारा किया, वो बिल्कुल अव्यवहारिक था। जैसे मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर केवी रेड्डी लिखते हैं कि मेरे पास वन नहीं थे लेकिन मैं वन मंत्री था, मेरे पास सिंचाई विभाग नहीं था लेकिन मैं कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री होते हुए भी मैं मद्रास के कृषकों के ऋण कानून और भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून में कोई मदद नहीं कर सकता था, अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। यानी सिंचाई, कृषि ऋण, भूमि सुधार ऋण और अकाल सहायता विभाग के नियंत्रण के बिना भी कृषि मंत्री की जो क्या कार्य क्षमता होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे सर केवी रेड्डी ने लिखा है कि बाद में मुझे उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन उद्योग मंत्री होने के बावजूद मेरा कारखानों पर, बिजली पर, जल शक्ति, खनिज पदार्थों और श्रम के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। ये सब के सब रक्षित विषय थे।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो बंटवारा किया गया विभागों का वो बहुत ही अव्यवहारिक था और दोषपूर्ण था। दरअसल हस्तांतरित विषयों के जो मंत्री थे, जो भारतीय मंत्री थे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, उन्हें किसी भी विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया, बल्कि बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि भारतीय मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वो आरक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बन रहे, यानी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर निर्भर रहें। तो परिषद के सदस्यों और मंत्रियों में आवश्यक सहयोग का अभाव था, इसके कारण द्वैध शासन असफल हो गया। गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों की बात करें तो दरअसल उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि गवर्नर केवल प्रतीकात्मक शासन रहे, वैधानिक शासन ही रहे, जैसे वर्तमान में राज्यपाल होता है। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर के पास बहुत सारी शक्तियां थी। वो मंत्रियों को न केवल नियंत्रित कर सकता था, बल्कि उनके किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। तो ये विशेष परिस्थिति के लिए गवर्नर को कुछ शक्तियां उस अधिनियम में दी थी, लेकिन इन शक्तियों के आधार पर गवर्नर ने भारतीय मंत्रियों के कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया। मिस्टर चिंतामणि ने तो ये तक कहा था कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं। मद्रास प्रांत के एक मंत्री थे CR रेड्डी, उन्होंने कहा कि मंत्रियों की स्थिति तो केवल गौरवमयी सचिवों के समान है। और पानागल के राजा तो मद्रास विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहते थे कि वो तो गवर्नर के अलावा किसी को नहीं जानते, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कहने का मतलब गवर्नर राज्यों के मामलों में, प्रांतों के मामले में तानाशाह की स्थिति में था, उसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी और भारतीय मंत्रियों की शक्तियाँ केवल प्रतीकात्मक थी। इसके अलावा हस्तांतरित क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण मसला है। अब आरक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में प्रांतीय शासन को बांट तो दिया गया, लेकिन अलग अलग वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। वित्त को आरक्षित विषय रखा गया, यानी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के पास वित्त होता था और वो ज़्यादातर अंग्रेज़ थे। वो ये चाहते थे कि पहले आरक्षित विषय की जो आवश्यकताएं वो पूरी की जाएं, फिर हस्तांतरित विषयों की आवश्यकताएं पूरी हों, और जब ज़रूरत होती थी तब वो पैसा रिलीज़ भी नहीं करते थे, और बिना पैसे के शासन कार्य संचालित करना संभव नहीं था। तो मंत्री जिनको राष्ट्र के लिए निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे, धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न नहीं कर पाते थे। कीथ ने कहा था, अब मंत्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार ही नहीं था, तो उत्तरदायी शासन की बात करना ही निरर्थक था, क्योंकि बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता। तो कीथ की बात पूर्णतः सत्य है। इसके अलावा मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। आज हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न IAS, IPS, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े नौकरशाह होते हैं, वो मंत्रियों के अधीन होते हैं। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारतीय मंत्रियों को विभाग तो दे दिए गए, लेकिन उन विभागों में जो स्थायी नौकरशाह, जो उच्च पदाधिकारी थे, वो उन मंत्रियों की बात ही नहीं मानते थे। तो उनकी स्थिति बड़ी अपमानजनक और उपवास योग्य हो जाती थी, क्योंकि वो क्या करते थे कि उनकी जो स्थायी नौकरशाह थे, उनकी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनका प्रमोशन, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार गवर्नर को था। तो मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी कम थे और गवर्नर के प्रति ज़्यादा थे। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती थी, जैसा कि पूनिया जी ने कहा है, कि मंत्री के लिए इससे दुखदायी और अपमानजनक बात क्या हो सकती थी कि उसका अधीनस्थ नौकरशाह उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील करके उसे चेंज करा ले। कहने का मतलब ये था कि कहने को मंत्री थे, लेकिन अपने विभाग के नौकरशाहों पर भी नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव था। कोई भी शासन प्रणाली जो होती है, खासकर संसदात्मक शासन प्रणाली, इसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, यानी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। लेकिन वो स्थिति कब होती है? जब किसी एक ही दल के मंत्री हों। अब यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों में जो मंत्री बनाए गए, वो किसी एक दल के तो थे नहीं, वो विशेष हितों के प्रतिनिधि थे। वो टीम वर्क के रूप में कार्य नहीं करते थे। कई बार तो विरोधी दलों के लोगों को ही आपस मंत्री बना देते थे। जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक के संबंध में नवाब साहिब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी में परस्पर विरोध था। इसके अलावा पंजाब में सर फिरोज खान नून ने मई 1928 में जालंधर शिक्षा सम्मेलन में अपने हिंदू सहयोगियों की खुलकर आलोचना की। तो इससे क्या होता था कि जनता में इन मंत्रियों का सम्मान कम होता था, क्योंकि जब दो विरोधी दलों के लोगों को आप मंत्री बना दोगे विधान परिषद में, तो आपस में लड़ेंगे और शासन में सहयोग और समन्वय का अभाव हो जाएगा और जनता की नज़रों के अंदर ये गिर जाएंगे। तो गवर्नर और उसके नामजद जो गुट है वो प्रभावशाली बन जाएगा। सातवां जो इसमें दोष था वो था विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। दरअसल विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था, तभी वो सफल हो सकती थी, लेकिन कोई संगठित दलों की स्थापना का प्रयास ही नहीं किया गया। जो सदस्य थे
वो विशेष हितों के प्रतिनिधि थे। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन था। जो मुस्लिम थे वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सिख सिखों का कर रहे थे, एंग्लो इंडियंस, ईसाई, ये सब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित थे, किसी दलीय आधार पर निर्वाचित नहीं थे। और इससे होता ये था कि विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर निर्भर हो जाते थे, वो जनता के प्रतिनिधि कम रहते थे। तो एन श्रीनिवासन ने कहा ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पत्ति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन करती। इसके अलावा कुछ भारी परिस्थितियां भी थी। दरअसल इसका जन्म ही भारत शासन अधिनियम का दोषपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया, द्वैध शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में। बुरे नक्षत्रों में कैसे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोल्ट एक्ट हुआ। रोल्ट एक्ट में वकील अपील दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। उसका विरोध करने के लिए जब जनता इकट्ठी हुई तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया अमृतसर में। तो फिर खिलाफत आंदोलन चलाया गया और जो कठोर दमनात्मक कानून जो उस समय ब्रिटिश सरकार ने लागू किए, इसके कारण भारतीय जनता के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति पूर्णतः विश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई। और ब्रिटेन वाले क्या सुधार कर रहे हैं, इसके प्रति जनता ने उदासीन रवैया अपना लिया। तो जब जनता रुचि नहीं ले रही है तो ऐसी परिस्थितियों में ये द्वैध शासन प्रणाली सफल होगी, इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती थी। दूसरी बात, उस समय आर्थिक दुर्दशा और मैस्टन पंचाट। दरअसल देश का केवल राजनीतिक वातावरण ही कटुता में नहीं था, बल्कि आर्थिक हालात और बहुत खस्ता थे। 1920 में समय पे न तो बारिश हुई, इससे भारतीय बाजारों में मंदी आ गई। पहले से ही दुखी भारतीयों का जो दुर्भाग्य था वो बढ़ गया, कोर्ट में खाज हो गई। और उस समय मैस्टन पंचाट ब्रिटिश सरकार लेकर आई, जिसके अंतर्गत प्रांतों को अपनी खराब वित्तीय स्थिति होने के बावजूद केंद्र सरकार को पैसा पहुंचाना था, अनुदान देना था। इससे जनता की स्थिति और ख़राब हो गई, क्योंकि कोई भी काम होता है उसकी सफलता के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन प्रांतों की हालत और ज़्यादा खस्ता हो गई। तो वहाँ आंशिक उत्तरदायी शासन सफल नहीं हुआ। तीसरा एक कारण ये बताया जाता है कांग्रेस और लीग का असहयोग। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही देश में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए थे। खासकर मुस्लिम लीग का जो रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। वो मुस्लिमों को अपने से जोड़ने में लगी, वो राष्ट्रीय आंदोलन से मुस्लिमों को अलग कर रही थी। पाकिस्तान निर्माण की बाद में उनकी मांग हो गई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति रही, वो उसके कारण भी इन दोनों के अंदर जो मुस्लिमों का प्रतिनिधि करने वाली मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस जो थी देश संपूर्ण राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करती थी, दोनों में आपस में तालमेल का अभाव रहा। और जिसके कारण ये जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 था ये असफल रहा, द्वैध शासन प्रणाली असफल रही। कूपलैंड और अपोरा राय कहती है कांग्रेस के द्वारा यदि द्वैध शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो परिणाम दूसरा ही हो सकता था। यद्यपि एक ब्रिटिश विचारक थे कूपलैंड, और इनके विचारों से हम व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन परिस्थितियों में जो निर्णय लिया वो बहुत सही लिया था। चौथा, नौकरशाही का दृष्टिकोण। दरअसल ज़्यादातर जो नौकरशाह थे, ICS अधिकारी थे, वो भारतीय मंत्रियों के अधीन काम करने में शर्म महसूस करते थे, खुद को हीन महसूस करते थे। तो जिन भावना के द्वारा, जिन उत्साह के साथ उनको काम करना था, उस उत्साह से उन्होंने काम किया नहीं, तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए और द्वैध शासन प्रणाली असफल हो गई। लेकिन इन उपरोक्त सारी कमियों के बावजूद भी द्वैध शासन प्रणाली का कुछ तो महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई, यानी जनता को डायरेक्ट वोटिंग राइट मिला। देश की 10% आबादी को मताधिकार पहली बार दिया गया। देश में पहली बार जनता ने चुनाव में भाग लिया प्रत्यक्ष रूप से। तो इससे राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोटिंग राइट दिया गया। तीसरा इसके अंदर जो थे कि जो भारतीय मंत्री थे, उन्होंने जो ब्रिटिश नौकरशाहों को आदेश देना शुरू किया, तो उनके अंदर जो हीनता की भावना थी भारतीय होने के कारण, वो समाप्त होने लगी। और भारतीयों को सरकार के उन शासकीय रहस्यों के बारे में पता लगा जो अब तक ब्रिटिश सरकार उनसे छिपाकर रखती थी। एक इसका फ़ायदा ये मिला कि सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण हुआ, क्योंकि अनेक ऐसे अंग्रेज़ थे जो भारतीय मंत्रियों के अधीन काम नहीं करना चाहते थे, तो वो भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। ऐसे में भारतीय मंत्रियों को वहाँ नियुक्त किया गया। भारतीय मंत्रियों को नियुक्त किया गया तो सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नौकरशाह बने। एक लाभ ये भी हुआ कि भारतीयों को सरकार की समस्याओं को समझने और शासन संचालन का बहुमूल्य अनुभव मिला। शासन संचालन उनके द्वारा किया गया, शासन कैसे चलाते हैं, शासन के सामने क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। तो उत्तरदायी शासन ये जो प्रांतों में आंशिक रूप से लागू किया गया, उससे ये अनुभव भारतीयों को प्राप्त हुआ।
इसके अलावा जो भारतीय मंत्री थे उनको विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने और सामाजिक अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने में सहायता मिली। जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी थी, उसने दक्षिण भारत के मंदिरों में सुधार किए। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा का विस्तार और कृषकों की स्थिति में सुधार किया। इसके अलावा मद्रास और बम्बई प्रांत के अंदर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय मंत्रियों के द्वारा सुधार के अनेक प्रयास किए गए। और स्पीयर ने लिखा है कि अपने सारे दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य जो था पूर्ण स्वराज्य का, उसकी ओर जो राजमार्ग जा रहा था उसके पहले पड़ाव थे, यानी उत्तरदायी शासन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम थे। तो आज हमने चर्चा की द्वैध शासन प्रणाली के अंदर कौन कौन से दोष थे। तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लिखेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से अंतर्निहित दोष थे, और तीसरा आप ये करेंगे कि कौन सी ऐसी भारी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण द्वैध शासन असफल रहा। तो ये 3 क्वेश्चंस आप बैठ के करेंगे, चिंतन करेंगे, और इसके संदर्भ में कोई समस्या आए तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।